हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसे कि ये सीरीज चल रहा है, अब तक हम लोग 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां वीडियो होगा। अगर इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जरूर सबसे पहले देख ले, कि आपको सही ढंग से रिविजन हो सके, तो आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आए 50 में 50 नंबर लाने से। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पिछले क्लास तक कितने नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। पिछले क्लास में कोई दिक्कतें आ गया था, हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उसका वीडियो शायद नहीं बन पाया था। हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है, जो कि बोले भी थे कि ये 5 नंबर में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किस प्रकार से इसको हम लोग आसान तरीका से तुरंत आंसर बता सकते हैं, उस पर सबको ध्यान देना है। पहले तो हम डिटेल बताएंगे, डिटेल में कैसे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इनइक्वालिटी का क्या करते हैं, जितना भी इसमें इनइक्वालिटी दिया रहता है इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब ये जो x बराबर ग्रेटर देन 0 और y बराबर ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये इनइक्वालिटी क्या बताता है, ये बताता है कि जो ग्राफ होगा वो किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ये इनइक्वालिटी इतना ही सिर्फ बताता है कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्रॉ होगा। अब आते हैं इस वाले x प्लस वाई बराबर लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नियम क्या है कि पहले जो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है उसको बराबर का साइन में कन्वर्ट कर लेना है, और सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ता है, इसलिए कि एक रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, मतलब एक सीधा रेखा पे होता है। तो उसके लिए हमको सिर्फ 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ता है। इसमें देख सकते हैं कि जब अगर y का मान 0 कर देते हैं तो x का मान क्या निकल के आता है, 2, और जब x का मान 0 करते हैं तो y का मान निकल के आया 2। तो ये x का मान 2, y का मान 0, तो y का मान 0 किस पर होता है, x अक्ष पे होता है, और x का मान 2 बोला है, तो कहीं पर यहाँ पे 2 होगा तो इसको 2, ये क्या हो जाएगा 2,0। अगर बिंदु के रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा, 2,0 लिखाएगा। वैसे ही x का मान 0 y अक्ष पे होता है और y का मान 2, तो इधर कहीं पर 2 होगा तो 2 पर लगा देते थे। पहले x लिखाता है तो 0 का मान क्या होगा, 2 होगा। इसी लाइन को मिला देंगे तो इस वाले लाइन का क्या हो जाएगा, ये यही ग्राफ हो जाएगा। किसका, तो ये समीकरण का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, तो ये वाला समीकरण का ग्राफ ये हम ड्रॉ कर दिए। हमको किसका ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले ये जो लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए, ये पूरे तल को, ये पूरा मान लो कि ये बोर्ड ही है, जो बोर्ड है, तो ये इधर एक वाला पार्ट है, इधर एक पार्ट है, तो ये 2 हिस्सा में इसको क्या करता है, बांट देता है। अब इस इनइक्वालिटी का ग्राफ में इधर वाला पार्ट होगा कि इधर वाला पार्ट होगा। अब इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि हम इधर वाला पार्ट में से कोई एक बिंदु को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट में कोई एक बिंदु को सेलेक्ट करेंगे और उस बिंदु को रख कर चेक करेंगे। अगर इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, मतलब इधर वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका ग्राफ जो होगा इधर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट नहीं होगा। तो इधर वाला बिंदु सबसे आसान बिंदु होता है, ओरिजिन बिंदु लेना। इसीलिए याद रखना है कि हम लोग कौन सा बिंदु पर हमेशा चेक करेंगे, ज़्यादातर ओरिजिन बिंदु पर ही हम लोग चेक करते हैं। ज़्यादातर हम लोग ओरिजिन बिंदु पर ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन बिंदु पर अगर चेक करते हैं तो x की जगह 0 और y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 2 होता है। तो ये क्या हो रहा है, 0 जो होता है 2 से छोटा होता है, बता रही है सही है, तो ये सत्य हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ होगा पूरा इस साइड वाला होगा, लेकिन हमको सिर्फ ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ड्रॉ करना है, बस इतना ही पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही हम लोग का इस इनइक्वालिटी का ग्राफ हो जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जो ग्राफ आता है उसको क्या करना है, घेर देना है। उसको क्या करना है, उसको घेर देना है। घेरने के बाद क्या ध्यान में रखना है, जब ग्राफ को घेरेंगे तो बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, कोना मिलेगा। उसी कोना पर हम लोग क्या करते हैं, जेड का मान निकालते हैं। यहाँ पर 3 कोना मिला है, ये ग्राफ जो गिर रहा है इसका 3 कोना से घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये यही तीनों कोने का जो बिंदु होता है, उसी बिंदु पर हम लोग ये क्या करते हैं, जेड का मान निकालते हैं। अगर अधिकतम मान पूछेगा तो उसमें का जो अधिकतम होगा वो हो जाएगा, न्यूनतम पूछेगा तो जो न्यूनतम होगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे किस पे, तो मान लेते हम चेक कर लेते हैं मूल्य बिंदु पर ही 0,0 पर। तो इसमें x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 रखना है। तो 3 गुने 0 प्लस 5 गुने का होगा 0 होगा। तो यहाँ से जो जेड का मान निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं ए वाला बिंदु पे, यहाँ पर क्या होगा 2,0 पर चेक करेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा 2,
अब प्लस 5 गुने यहाँ पर y का मान क्या लिख देना 0, z का मान ये 3 गुना का 6 बचेगा। अब एक और बिंदु रह गया ये बी बिंदु कितना है 0,2 है। 0,2 पर z का मान देखेंगे तो 3 गुने x का मान है 0, तब 5 गुने यहाँ y का मान है 2, तो ये z का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमको न्यूनतम पूछा है तो तीनों में से सबसे न्यूनतम z का मान क्या आया है 0 आया है, तो z मिनिमम इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको मिनिमम कहते हैं, तो z मिनिमम का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 0 निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जब हम एग्जाम में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, इतना बड़ा कभी भी समय वेस्ट ना करेंगे, इतना ज़्यादा। अब देखो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये वाला कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इसका मतलब, और ये इनइक्वालिटी दिया रहेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये लेस देन ही दिया रहेगा। जो भी इनइक्वालिटी दिया रहेगा कैसा दिया रहेगा, लेस देन ही दिया रहेगा, और इस बात को ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी दिया रहेगा, मान लो कि इस फॉर्म में इनइक्वालिटी दिया रहेगा, यहाँ पर मान लो सी है, इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले जेड का मान ये 0,0 पर हमेशा निकाल लेना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ट्रिकी है कि क्या करना है। सबसे पहले 0,0 एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 रखेंगे तो जेड का मान हमेशा एक 0, एक तो मान 0 आएगा ही। उसके बाद इसमें y को 0 रख के जो x का मान निकालेंगे ना, इसमें जो y को 0 रख के जो x का मान निकालेंगे तो c बटे जो a आएगा, तो इसमें y के जगह 0 x का मान यही यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे z का मान कितना आ रहा है, और फिर इसमें x का जगह 0 और रख के y का मान निकालेंगे, तो इसमें x का जगह 0 वाला y का मान इसमें रख के निकाल लेंगे, और तीनों मान चेक कर लेंगे कौन मिनिमम आ रहा है, तो वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ लेंगे। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, तो हम लोग उसको देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। ये दोनों लैंग्वेज में ले लेते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हम सेम चीज बोले कि ऐसा ही इनइक्वालिटी दिया रहेगा, ठीक है। इसको इनइक्वालिटी को सबसे पहले बराबर का साइन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 15। अब यहाँ पे करना क्या है, जेड का अधिकतम मान निकालना है। जेड का क्या करना है, देखो जेड का मान बोले थे कि एक तो 0,0 पे निकाल लेना है। 0,0 पर जेड का मान देखेंगे तो एक्स वाई दोनों 0 होगा, तो जेड का मान 0 आएगा। अब यहाँ पे बोले थे कि y के जगह यहाँ पे क्या करना है 0 रख देना है, तो x का मान कितना आएगा, तो यहाँ से दो मान यहाँ पे निकल के आएगा। पहले ही बताए थे कि y की जगह यहाँ पे क्या करना है 0 रखना है, तो x का मान जो निकल के आएगा वो 5 आएगा। वो क्या आएगा, यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा, तो x का मान यहाँ पर 5 आएगा। x का मान 5 आएगा y बराबर 0 पे। तो इस पर अब चेक कर लेते हैं z का मान क्या आ रहा है। इस पर चेक करेंगे तो x की जगह 5 रखना है, तो 3 गुने 5, और y की जगह 0 रखना है, तो y 2 गुने 0, इसका मान 15 आ जाएगा। दूसरा क्या करना है, x के जगह 0 रख के यहाँ पे y का मान निकालना है। x के जगह तब x के जगह 0 रख के y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना होगा 15 होगा। x बराबर किस पर 0 पे, तो x बराबर 0 y बराबर 15 यहाँ पर रख के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुने x के जगह 0 और 2 गुने y के जगह 15, तो 15 कितना हो गया 30 हो गया। तो यही 3 को जेड का मान देखने को मिलेगा, और अधिकतम पूछा है मतलब मैक्सिमम पूछा है, तो जेड मैक्स इसमें से क्या हो गया 30 हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह से तुरंत बना सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इस मेथड का प्रयोग कर लेना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई खास कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो सरल रेखाओं का दीर्घ अनुपात दिया हुआ है। दो सरल रेखाओं का दीर्घ अनुपात, रेखा एक दूसरे पर क्या है लंब है। ये बहुत सारे चीज़ें में पूछा जाता है
जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होता है, ये कंडीशन याद भी रखना है। मान लेते हैं कि L1 रेखा है तथा एक L2 रेखा है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, यहाँ पर रेखा का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? रेखा का बात हो रहा है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अगर रेखा पहले यहाँ पर कंडीशन ये लगता है, यदि L1 लंब है L2 पे, तो दो रेखा एक दूसरे पर क्या होगा? लंब होगा, तो उसके दीर्घ अनुपात, यहाँ पर दीर्घ अनुपात का बात हो रहा है, दीर्घ कोसाइन नहीं है। ये क्या है? ये दीर्घ अनुपात है। दीर्घ अनुपात और दीर्घ कोसाइन में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ कोसाइन को ही दिखा दिया गया है। हम मान लेते हैं कि इस रेखा का दीर्घ अनुपात, L1 का दीर्घ अनुपात A1 B1 C1 है, और L2 का जो दीर्घ अनुपात है A2 B2 C2 है। तो इस केस में जब ये लंब होगा, जब L1 L2 पे लंब होता है, तो ये इसका गुणनफल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो मान होता है वो क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तब हो गया। अब आता है यदि L1 समांतर होगा, ये समांतर का साइन है L2 के, यदि L1 समांतर होगा L2 के, तो उसके जो अनुपात होता है तब या तो इसका जो अनुपात होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। ये रेखा के बारे में जानकारी हो गई। किसके बारे में हो गया? रेखा के बारे में हो गया। ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्लेन के बारे में। लेकिन अभी हम प्लेन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो रेखा का ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लंब मतलब ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, और ये वाला कंडीशन से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका पहला वाला x वाला का ये वाला का गुना, और फिर इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ इसका गुना करके क्या करना है? जोड़ देना है। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको बस ये एक ही काम करना है, जितना चीज़ बोले याद करने के लिए, समझने के लिए, उस चीज़ों को समझ के रखना है, याद करके रखना है। और देखिए किस प्रकार से आपका रिवीजन होगा। ऐसा रिवीजन होगा कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आना है। किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी आसानी से नंबर ला सकता है। बस कुछ शर्तें हैं कि जो हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, बस उस पैटर्न को समझ लेना है और उसको बना लेना है। अब यहाँ पर ही ये क्वेश्चन भी हमेशा देखने को मिलेगा। किसी रेखा का दीर्घ अनुपात दिया रहता है, दीर्घ को साइन निकालने के लिए बोलता है। सबसे पहले याद रखें कि अगर किसी रेखा का, यदि रेखा का या के रेखा के दीर्घ अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो दीर्घ अनुपात अगर दिया हुआ है क्या? ABC, दीर्घ अनुपात दिया हुआ है ABC, तो रेखा की दीर्घ कोसाइन क्या होगा? रेखा की दीर्घ को ज्या बोलता है या कोसाइन हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? कोसाइन कहते हैं। तो दीर्घ कोसाइन क्या होगा? रेखा के दीर्घ कोसाइन का बात करते हैं, तो जो रेखा है उसका दीर्घ कोसाइन जो होगा, ये जो ए है, तो ए का मान लो कि निकालना है, तो इसके क्या करना है? सभी का स्क्वायर करके वर्ग ले लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग कर देना है। बी में भी उतना से भाग कर देंगे, तो यही जो बनता है ये क्या बन जाता है? रेखा का दीर्घ कोसाइन बन जाता है। c/√A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो अगर अब इस रेखा का दीर्घ कोसाइन निकालना है, दीर्घ कोसाइन निकालना है, दिया क्या है? दीर्घ अनुपात दिया हुआ है। तो दीर्घ कोसाइन निकालना, तो 1 क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सब में उसी से भाग होगा। 3/√1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर 5/√1
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। एक बार में सभी का सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9, 9 1 10, 10 और 25 35 हो गया। तो क्या हो गया, ये √35 आया तो 1/√35 हो जाएगा, ये 3/√35 हो जाएगा, ये 5/√35 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। यही रेखा का क्या हो गया, दीर्घ को साइन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन ले लेते हैं। बात हो रहा है कि तल का, प्लेन का बात हो रहा है। एक प्लेन है कि समांतर तल का समीकरण पूछा हुआ है। देखिए, दो तल समांतर होता है, दो तल समांतर होता है। अभी हम लोग रेखा का बात करें, दो तल समांतर होता है जब रेखा तल के अभिलंब सदिश का दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सिंपल ध्यान में रखना है, यदि दो रेखा दिया है, यदि दो समतल, सॉरी रेखा नहीं, दो समतल का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0 है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d, यहाँ पर d1, यहाँ पे d2 बराबर 0 है। तो ये मान लेते हैं कि ये तल है, तल को हम लोग पाई से दर्शाते हैं। तो ये पाई1 है और ये पाई2 है। दूसरे तल का जो समीकरण है ये क्या है, पाई2 है। अब अगर यदि ऐसा होता है कि जो पाई1 होगा लंब होगा अगर पाई2 पे, पाई1 अगर लंब होगा पाई2 पे, तो क्या होगा, तो लंब होता है तो वही रेखा वाला कंडीशन लगता है। इसका जो घटक होता है, जो गुणांक होता है एक्स वाई जेड का, वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। यदि ये समांतर हो जाए, अगर पहला तल दूसरे तल का क्या हो जाए, ये समांतर का साइन है, ऐसे पहला तल दूसरे तल का क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 का। अब चेक कर ले किसके साथ अनुपात बराबर हो रहा है, वही उसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जिसके साथ अनुपात बराबर होगा वही उसके समांतर होगा। अगर यहाँ अनुपात देखेंगे 3:3 तो 1 आएगा, -5 ये भी 1 आएगा, 4 ये भी 1 आएगा। तो ये तो समांतर हो ही जा रहा है। इसको चेक करेंगे तो 3 तो 1 आएगा, लेकिन -5 और यहाँ पर 5 हो जाए तो -1 आ जा रहा है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसका बात करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर -1 आ जाए। 3 और यहाँ पर x का गुणांक 3, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, 3/3 कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 5 है, तो अनुपात कितना, -1 आएगा। दोनों बराबर आ रहेगा, तीनों बराबर होना चाहिए। पहले ही दो बराबर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो यही ऑप्शन ए ही देखने को मिल रहा है कि ये भी 1 आएगा, इसका भी अनुपात 1 आएगा और इसका भी अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये दोनों रेखा, ये दोनों तल क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना से तल की दूरी पूछा जा रहा है कि ये वाला बिंदु से इस तल की दूरी क्या होगा बताना है।
तो बेसिकली देखिए, एक दूरी का सूत्र बताया जाता है एक बिंदु से, एक समतल का एक बिंदु से दूरी किस प्रकार से बताया जाता है। यदि यहाँ पर समझा देते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम हुआ फिर रिमूव ना हो ना हो ना हो। ठीक है, ये कोई दिक्कत आ ही गया, दिक्कत देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं। चलिए, सेव तो हो गया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लिखते नहीं, डायरेक्ट दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि एक तल है, ये एक तल है। इस तल का जो समीकरण है, जनरल समीकरण लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये जनरल समीकरण होता है तल का। अब यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1 z1। तो इस बिंदु और इस तल के जो बीच की दूरी होगा, वो दूरी कैसे निकलेगा। तो दूरी निकालने का सूत्र जो होता है, मॉड ले लेना है। ये जो तल दिया हुआ है, इसी तल में एक्स वाई जेड की जगह इस बिंदु को रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस बिंदु को रख दिया जाता है। मतलब ax1 प्लस बी y1 वाई की जगह y1 सी इस जेड की जगह z1। जो बिंदु दिया जाता है उसी बिंदु को रख देते हैं प्लस डी। जितना भी बराबर के इस तरफ रहता है, बराबर को उस तरफ 0 होना चाहिए। इसी का क्या करना है, मॉड लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। और डिवाइडेड बाय में जो ये ए बी सी गुणांक था एक्स वाई जेड का, उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यही इस बिंदु से क्या हो जाता है, तल के बीच की दूरी हो जाता है। अब यही फार्मूला का जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो दूरी निकालने के लिए तल जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या रख देना है, 2 रख देना है। -2 गुने इस वाई की जगह क्या रख देना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दिए। प्लस 4 गुने जेड की जगह यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -1 रख दिए। 9 को बराबर के इस तरफ लेके आना है, मतलब 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ -9 होगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। उधर 9 है तो इधर लेके आएंगे पहले, इधर 0 कर लेंगे। मतलब इस फॉर्म में समीकरण होना चाहिए, तब जाके डिवाइडेड बाय में जो एक्स वाई जेड के गुणांक होता है उसी का स्क्वायर करके जोड़ते थे। यहाँ एक्स का आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर वाई का आगे क्या है, -2 लिखा हुआ तो -2 का स्क्वायर। प्लस यहाँ पर जेड का आगे क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वही बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा -4, और यहाँ पर हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 1 2 दूना का 4, 1 1 4 1 5 4 चौका 16, 16 5 21, तो ये कितना आ गया, √21 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर अगर देखते हैं तो ऊपर में क्या आएगा, ये 3 को माइनस में है, तो -9 -4 -13 ये तो कट जाएगा, तो -13 बचा। मॉड किस लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये 13 हो जाएगा, और 13 बजे क्या हो जाएगा, √21 हो जाएगा। अब इस तरह से देखेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब नीचे में 21 है नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हर परिमेयकरण कर दे, रेशनलाइजेशन कर दे, मतलब ऊपर से √21 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 13√21 हो जाएगा, और नीचे में √21 गुना हो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो यही हो गया बिंदु और तल के बीच की दूरी हो गया। तो ये सिंपल फार्मूला ध्यान में रखना है और इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है कि दो तल दिया हुआ है जो परस्पर क्या है, लंब है। अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब दो तल लंब होता है, जब दो तल लंबवत होता है तो उसका एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है उसके गुणनफलों का योग क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों तल क्या है, लंब है। जब दोनों तल लंब है तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक्स का घटक यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक आगे में कुछ नहीं मतलब लिखा है तो 1 हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पे लेमडा है। इसी गुना करके जोड़ के क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। इसी को गुना करके जोड़ के क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 गुने 1 प्लस यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या है -4 है तो -4 गुने यहाँ पर क्या है 2 है तो -4 गुने 2 प्लस यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 गुने और यहाँ पर क्या है जेड के गुना तो लेमडा है। इसी को क्या करना है बराबर 0। जब एक लंब होता है तो इसे गुणनफल क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 2 में 1 से गुना होगा 2, -4 में 2 से गुना होगा तो -8 और प्लस में